वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रुजन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी इकोनॉमी के बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है, विच इज़ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो ICRR। तो पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो आरबीआई यूज़ करती है ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो एब्जॉर्ब करने के लिए सरप्लस लिक्विडिटी जो हमारे सिस्टम में होता है। सरप्लस लिक्विडिटी का मतलब है कि जो ज़्यादा पैसा हमारे सिस्टम में आ गया है, ठीक है। तो ICRR डिसकंटिन्यू हो जाता है जब लिक्विडिटी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो स्टेबल प्राइस होती है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे CRR एंड ICRR। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो। तो इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। CRR एक शेयर होता है बैंक के नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ NDTL का, और हर बैंक को एक CRR मैंडेटरी आरबीआई को देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। इसका एक सिंपल सा मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं तो समझो कि मैंने 100 रुपये एक बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो बैंक क्या करेगी, अगर CRR 10% पर है तो बैंक 10% 100 रुपये का यानी कि 10 रुपये CRR एज साइड में रख लेगी एंड 90 रुपीज़ वो लोन दे देगी अपने डिपॉजिटर को या दूसरे इंडिविजुअल्स को। और यहाँ पर जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है, इसका मतलब मैं आपको बता दूँ तो नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ का मतलब है जैसे कि ये कंसिस्ट करता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा। और टाइम लाइबिलिटीज़ है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। डिमांड लाइबिलिटीज़ में बेसिकली हम कहें तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम सीधा जाकर ATM में से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या बैंक में जाकर हम पैसे निकाल सकते हैं। इस वजह से इसमें डिमांड लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट रेट कम होता है। वहीं पर हम टाइम लाइबिलिटीज़ में देखें तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट से, अब ये एक लंबे समय तक एक व्यक्ति अपने पैसों को बैंक में रखता है, जिस वजह से उन पैसों को बैंक दूसरे लोगों को एज अ लोन देती है और बदले में जो डिपॉजिटर है जिस व्यक्ति ने पैसे रखे हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो देती है। इस वजह से इसमें लिक्विडिटी कम होती है और इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा जो डिपॉजिटर को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती है, जो इंक्लूड करती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सबको एक CRR मेंटेन कर रखना ही पड़ता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो ICRR। तो ये सिमिलर होता है CRR से, जहाँ पर बैंक्स को एक सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर मनी आरबीआई को देना पड़ता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आरबीआई बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है इस कैश रिजर्व रेशो पर। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि वो एक बैंक में जो CRR ऑलरेडी है उस पर ICRR एज एन एडिशन इम्पोज कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो इंटरेस्ट रेट CRR पर है वही इंटरेस्ट रेट ICRR पर होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ICRR अप्लाई कैसे होता है CRR के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन करना है सिर्फ CRR का यानी कि कैश रिजर्व रेशो का, तो वो कैसे होगा। तो सपोज़ कीजिए जो यहाँ पर नीचे हमें एग्जांपल दिया गया है NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ 100 रुपये है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है CRR का वो समझो उसका रेट है 4.5%। तो 100 रुपीज़ का 4.5% हुआ 4.5 रुपीज़, यानी कि अगर मैं 100 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ और CRR 4.5% पर है तो मेरे डिपॉजिट में से 4.5 रुपीज़ बैंक एज अ CRR साइड में रख देगी। तो यहाँ पर आरबीआई के पास 4.5 रुपीज़ चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ICRR विथ CRR। तो जैसे कि हमने ओल्ड NDTL वैल्यू को देखा जो 100 रुपये थे, फिर उस पर 4.5 CRR एप्लीकेशन किया गया। अब यहाँ पर समझो कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में 50 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर दिए गए, तो वहाँ पर ICRR का एप्लीकेशन 10% पे होगा। तो यहाँ पर 50 रुपये में अगर हम 10% लगाएंगे CRR तो बचेंगे 5 रुपये। तो ये 5 रुपये एज ICRR भी आरबीआई को बैंक भेजेगी एज एन एडिशनल ICRR। तो अब यहाँ पर टोटल मेंटेनेंस आरबीआई के साथ होगा 9.5, 4.5 CRR से और 5 रुपीज़ ICRR से। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ICRR के। तो सबसे पहले अब ये जो मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया इसका मतलब है कि आप ये मेंस में लिख सकते हो। जो ग्रीन है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स लगे वो जो आप प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेज लिक्विडिटी का मतलब देयर वाज अ रीसेंट इंक्रीज इन लिक्विडिटी। यहाँ पर बताया गया कि हमें लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ था रिसेंटली जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रही थी, कुछ फॉरेन इन्फ्लोज सस्टेन थे और जो 2000 के नोट्स थे वो भी विड्रॉल हो गए थे बहुत सारे लोगों में। तो हमें मेन है कि मैनेज लिक्विडिटी करनी पड़ेगी। सेकंड है इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो देखिए इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो मेजर होता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ गया था 7.5% जुलाई में, अगर हम कंपेयर करें जून में जो था 4.9%। इस वजह से आरबीआई को एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे बैंकिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब मैं बता दूं कि एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम किसी भी चीज़ को क्विकली रिकवर कर सकें, तो बैंकिंग रेजिलियंस। तो देखिए कि जो ICRR है ये इंक्रीज़ करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट ऑफ बैंक रन। बैंक रन क्या है? बैंक रन का मतलब है कि जब कस्टमर एक बैंक का उसे ये लगता है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कस्टमर है, ठीक है, तो जब वो पैसे निकाल लेता है अपने डिपॉजिट से, ठीक है, क्यों?
एट द सेम टाइम क्योंकि उसको डर रहता है कि बैंक उसके जो डिपॉजिट्स है उसको रीपे नहीं कर पाएंगे, तो इसे कहते हैं बैंक रन। अब हम देखेंगे डिक्रीज्ड लेंडिंग। आईसीआरआर का एक और एक इफेक्ट क्या होता है कि जो लोन बैंक्स देती है वो कम हो जाएंगे। अगर बैंक्स लोन देना कम कर देगी तो ये ब्रिंग डाउन लेकर आएगी डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी तो ये रिड्यूस करेगी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है M3 बेसिकली। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आईसीआरआर क्या है अगर आपको समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।